नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं कॉनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करने के लिए मेजर एक्सिस देखिए, जैसे कि यहाँ एलिप्स दिया है तो एक फार्मूला होता है जो इस प्रकार से आप बुक में देखे होंगे, 1/r² और फिर b-1/r² = h²। यहीं से r1² और r2² दो वैल्यू निकलते हैं। तो अगर जो बड़ा होगा उसे हम लोग मेजर बोलेंगे, जो छोटा होगा माइनर, सेमी माइनर, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर। इसका मतलब है कि r1 बड़ा छोटा के बेस पर सेमी मेजर सेमी माइनर हम आगे कहेंगे। तो अब प्रॉब्लम है कि ए कैसे निकलेगा। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, चीज़ों को समझिए। इसमें हम किसी भी कॉनिक के इक्वेशन में 3 टर्म को छोड़ करके बाकी के प्लेस पर एक C1 वैल्यू रख देते हैं। और C1 वैल्यू क्या होती है? C1 वैल्यू होता है gx1 + f y1, f के साथ y1 + c। ठीक है, तो GFC तो पता है, हम कॉनिक के इक्वेशन से ही ले लेंगे। लेकिन x1 y1 क्या है? x1 y1 सेंटर होते हैं, x1 y1 सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कॉनिक। तो सबसे पहले मुझे सेंटर निकालना होगा, सेंटर के बाद C1 निकालना होगा, और C1 के बाद फिर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + 2hxy + by² = 1। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा बुक की हेल्प लीजिए तो प्रॉब्लम ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कठिन नहीं है, बस इसका वर्किंग जो टाइमिंग है ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले जितना जल्दी हो सकता है इसका सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y करके = 0 कर देते हैं। तो हो जाएगा 2x + y + 1 = 0, और फिर यहाँ पर करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x + 2y + 1 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो x1 का वैल्यू आएगा 1/3 आएगा, -1/3, और y1 का भी वैल्यू आएगा -1/3। आप इसे करके देख सकते हैं। जैसे पुट करके देख लीजिए, -1/3 तो हो जाएगा -2/3, और फिर से -1/3 -3/3, यानी -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे सेंटर पता चल गया। तो सेंटर पता चलने के बाद फिर हम C1 निकालेंगे। C1 का फार्मूला gx है। तो gx क्या होता है? x के कोफिशिएंट का आधा होता है, तो 1/2 g हो गया। x के जगह पर -1/3 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर +1/2 f का कोफिशिएंट, f क्या होता है? y का कोफिशिएंट का हाफ होता है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, उसका हाफ 1/2, और फिर -1/3, और फिर लास्ट में c जुड़ता है तो यहाँ -1 है तो -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/6 -1/6 और -1 सब मिला के हो जाएगा -8/6, या यूँ कहें -4/3। ओके, तो -4/3 हो गया। तो ये इक्वेशन बना है x² + xy + y² + C1 = 0। C1 के जगह पर क्या है? -4/3। उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस साइड जाएगा तो 4/3 हो, 4/3 से भाग दे देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 3/4 x² + 3/4 xy + 3/4 y² = 1। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। और जहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल X है वो होगा x - x1, यानी कि x - x1 करेंगे तो +1/3 हो जाएगा। कैपिटल Y क्या होगा? y - y1, तो यानी कि ये हो जाएगा y + 1/3। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहीं से फिर मुझे निकालना है R। और जो R होगा
तो जो बड़ा होगा R1 R2 में जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, वो सेमी निकलता है, वो आधा निकलता है, उसका पूरा करने के लिए ट्वाइस कर देंगे। तो अब मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पर जगह बना करके, ठीक है। और आपको पता है सेंटर क्या है, सेंटर 1/3। अगर यहाँ पर x1 और y1 की आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा -1/3 कमा 1/3 -1/3। ओके, तो आगे चलता हूँ। तो a -1/r² और फिर b -1/r² इक्वल टू h²। तो a का वैल्यू तो 3/4 दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो 3/4 3/4 -1/r²। फिर दूसरे में भी वही दिख रहा है 3/4 -1/r²। h का वैल्यू दिख रहा है 3/4। देखिए जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 2hxy, तो 2h जो होता है xy का गुणांक होता है। तो कैपिटल XY गुणांक 3/4 है और 2h के बराबर है, तो h बराबर 3/4। फिर 2 को नीचे कर देंगे 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर 3/8 का होल स्क्वायर। तो इधर भी देख रहे हैं कि होल स्क्वायर बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/r² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से अगर चीज़ों को बदल दूँ तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/r² इक्वल टू ±3/8। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार मैं प्लस लूँगा और दूसरी बार मैं माइनस लूँगा। मुझे यही R1 और R2 निकालना है। ओके, हमें नहीं लगता बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हल करते जब हम एक बार प्लस लेंगे तो प्लस के स्थिति में बनेगा यहाँ से 3/4 माइनस 3/8 इक्वल टू 1/r²। ओके, तो यहाँ से हल करेंगे तो एलसीएम 8 और फिर 1/r² और यहाँ पर जाएगा 6 माइनस 3, तो ए वैल्यू हो जाएगा 3/8 1/r²। तो यहाँ से अगर r के वैल्यू को मैं अगर देखूँ तो r का वैल्यू हो जाएगा 2√2/3 2√2/3। ओके, यहाँ यूँ कहें कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6/3। ओके, ये है r का वैल्यू। तो एक r का वैल्यू ये प्लस लेने पर आया है। अब माइनस लेने पर मैं सोचता हूँ क्या आएगा, तो माइनस यहीं से ले लीजिए। तो यहाँ से माइनस लेंगे तो हो जाएगा 3/4। चूँकि माइनस लेंगे तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 3/8 और 1/r²। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 8 और 6 + 3 इक्वल टू 1/r²। यहाँ से मिलेगा हमें 9/8 और यहाँ से r² ऊपर कर देंगे तो 8/9 और r का वैल्यू हो जाएगा 2√2/3। ओके, तो 2√2/3 एक आया यहाँ पर 2√6/3। तो ज़्यादा कौन है, यही वाला ज़्यादा है। ये वाला ज़्यादा है तो हम इसको ए मोर है, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो R1 हुआ और ये R2 हुआ। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये R1 सेमी निकलता है। R1 होता है सेमी मेजर। तो फुल चाहिए, पूरा चाहिए, तो जो मेजर की बात करेंगे तो ट्वाइस ऑफ R1। तो इसका मैं यूज करूँगा, तो R1 यही है, इसका ट्वाइस कर दूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 4√6/3। यही आंसर होगा सही, 4√6/3। अगर सेमी माइनर कहता तो सेमी माइनर में हुआ करते 4√2/3। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो पूछता ही नहीं, याद देता तो फिर सोचना पड़ता। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे पीछे करके आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए कंटिन्यूसली नहीं सॉल्व किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, कोनिक रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए को जैसा कि दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन भी कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी कर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे डेल्टा निकालना पड़ेगा।
और बाकी के लिए मुझे ए बी और एच स्क्वायर से काम चला लेंगे। तो अगर एच की बात करें तो एच का वैल्यू यहाँ से तो -1 आएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एच इक्वल टू -2 होगा, तो एच इक्वल टू -1 हो गया। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू भी 5 है। तो इस प्रकार से अगर ए बी को कैलकुलेट करें तो 5 × 25 और एच स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो 1, जो कि कम है। तो अगर एच स्क्वायर ए बी में ए रिलेशन हो तो एस जा रहा है किधर, ए जा रहा है हाइपरबोला की ओर। तो हाइपरबोला तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के भी चांसेज हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन चेक कर लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे डेल्टा चेक करना होगा, ओके। तो डेल्टा देखिए, डेल्टा के लिए मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूँ कि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a का वैल्यू तो 5 दिख रहा है, b का वैल्यू भी 5 दिख रहा है, c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू यहाँ पर -7 दिख रहा है, और जो f का जो वैल्यू है, g x का गुणांक होता है तो 0 है, g की बात करेंगे तो 0, f की बात करेंगे तो -10 है, तो यहाँ से आएगा -5, ओके। एफ जी एच, एच का वैल्यू 2h से तुलना करेंगे तो -1। तो सारे कोफिशिएंट निकल गए हैं। अब मैं डेल्टा निकालूंगा। तो देखिए डेल्टा का वैल्यू कैसे निकलता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ए बी सी एफ जी एच, यहाँ एफ जी एच, इस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए बी सी 5, 5, सी का वैल्यू -7, ऊपर क्या है एफ जी एच, एफ का वैल्यू -5, जी का वैल्यू 0, एच का वैल्यू -1, -5, 0, -1। तो मुझे 5 के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करें तो 5 7 -35 और प्लस -25, माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में मैं करूँगा तो 1 7 7, बस। तो ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है -35 5 40 20 60, 6 5 30, -300 + 7 करेंगे तो ये ≠0 होगा। तो डेल्टा ≠0 और h² <a b, तो इस कंडीशन में गारंटी है कि हाइपरबोला होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 28, ठीक है। तो देखिए 28 प्रॉब्लम कैसे हैंडल होगा, काफ़ी इजी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस वो भी हाइपरबोला में। तो हाइपरबोला में एक हम ट्रिक यूज करते हैं जो इस तरीके से होता है। देखिए कुल मिला जुला करके जो R1 निकलता है, R1² R2², हाइपरबोला के केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है। तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसी R के साथ जब मैं a - 1/R1² के साथ x + hy = 0 कर दूंगा तो यही हमें मिलेगा क्या बोलते हैं हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन, ओके। तो यही R निकालना है। R निकालने के लिए सेंटर निकालना पड़ेगा, सेंटर से फिर C1 निकालना पड़ेगा, और C1 से फिर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टर्म दिख रहा है ये तो लग रहा है कि C1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि 1/4 1/4 x² प्लस xy प्लस 1/4 y² = 1। तो a - 1/r², फिर b - 1/r² = h², ओके। तो तुलना करेंगे ना, तो a का वैल्यू 1/4 है, b का वैल्यू भी 1/4 है, h का वैल्यू 1/2 है, क्योंकि 2h होता है, कोफिशिएंट 2h होता है। तो यहाँ से 1/4 - 1/r², ओके,
और फिर दूसरा भी 1/4 माइनस 1/r² इक्वल टू h का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/r² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस 1/r² इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस लेने पर क्या इम्प्लाई करेगा कि 1/4 माइनस 1/2 बराबर 1/r²। तो यहाँ से देखिए आएगा नेगेटिव, क्योंकि 1/2 ज़्यादा है, ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो ये R2 नेगेटिव आने से हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ट्रांसवर्स एक्सिस लेना है। दो एक्सिस होती हैं, एक ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे कि हाइपरबोला में ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये जो एक्सिस है इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट वाला नेगेटिव के रेस्पेक्ट में आता है, r² जो नेगेटिव होगा उसके रेस्पेक्ट में, और ट्रांसवर्स r² जो पॉजिटिव होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम ये प्लस वाला लेने पर ये r² नेगेटिव आया तो उसको हम छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे और हम माइनस लेंगे। जब माइनस लेंगे तो 1/4 और माइनस है तो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/r²। इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 हुआ, 1 2 3/4। तो यहाँ से इम्प्लाई किया कि r का वैल्यू r1, इसे r1 ही हम नाम दे देते हैं, r1² बराबर या r1 इक्वल टू r1, चूँकि हमें r1² ही यूज करना है तो इसी को यूज करते हैं, 1/r², यानी इम्प्लाई करेगा 1/r1² इक्वल टू 3/4। ओके, इसी का हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, a माइनस 1/r1² और यहाँ से x प्लस h y इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x y को चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे फॉर्म में है और ये आसानी से, मतलब ये चेंज्ड फॉर्म में है ही, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो a का वैल्यू मैं यहाँ पर तुलना करूँगा। तो चूँकि हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन था 1/4 x² प्लस xy प्लस 1/4 y² इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू है 1/4, ये इम्प्लाई करेगा 1/4 माइनस r1, 1/r1² का वैल्यू 3/4। ओके, और यहाँ पर x, और फिर h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है माइनस 1/2। h का वैल्यू यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, h का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, h का वैल्यू 1/2 होगा। तो 1/2 और y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 नीचे है तो -2/4, यानी कि -1/2 x माइनस 1/2 y इक्वल टू 0। अब इसको आप -1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस y इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का जो सलूशन होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस x प्लस y इक्वल टू 0, इसमें कोई मिस्टेक है, h का वैल्यू माइनस नहीं है, यहाँ पर h का वैल्यू प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस कर दिया। यहाँ प्लस होगा तो इस कंडीशन में ये जो टर्म बनेगा ये माइनस में बनेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि r1 r2 r1² निकलेंगे, लेकिन इनका जो केस है अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तुरंत हाइपरबोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनी कितना, इसमें सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है नहीं तो डेल्टा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे h² और ab को निकाल लीजिए। तो 30 क्वेश्चन में h का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू 1/2 है, और a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, ये बड़ा हो गया, तो पक्का है कि क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ओके,
31 क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि द इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट्स इन द जनरल कोनिक इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट शब्द गलत छप गया है, यहाँ पर कोफिशिएंट होना चाहिए था, यहाँ पर कोफिशिएंट होना चाहिए था कि कोफिशिएंट द इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट कितने होंगे। तो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट सेकंड डिग्री में कितने होते हैं, तो पहले सेकंड डिग्री का इक्वेशन लिख दीजिए। तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें कुल देखा जाए तो कोफिशिएंट 1 2 मतलब a को ध्यान से अगर देखिए तो a है, फिर h है 2, b है 3, g 4, f 5 और c 6 हैं। लेकिन इसको और थोड़ा सा भी जो और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको करते क्या है, इस प्रकार से ax² प्लस c से डिवाइड कर दीजिए, c से डिवाइड कर दीजिए। तो c से डिवाइड करेंगे तो यहाँ c, यहाँ पर c, यहाँ पर c, सब जगह c हो जाएगा, यहाँ पर भी c, और यहाँ c से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। तो अगर मैं सबको नया, अगर जैसे कि यहाँ पर a/c को एक नया कांस्टेंट दे दूँ, ऐसे कैपिटल A x², ऐसे ही 2 कैपिटल H y xy प्लस कैपिटल B y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की जगह 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें कोफिशिएंटों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट 5 है किसमें, जनरल कोनिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो इसका ए होगा। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 0। तो ये तो 12th का ही क्वेश्चन है, 12th में आप लोग पढ़े होंगे। पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx किस बिंदु पर निकालो, 1 2 पे। तो निकालने की कोशिश करिए। तो 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 2y और फिर dy/dx इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर dy/dx को जब कॉमन लेंगे तो a बाकी उधर जाएंगे तो -2 कॉमन x प्लस y, और नीचे यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ हो जाएगा x प्लस y, ये कट के -1 हो जाएगा। तो -1 होने से अब मेरा फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। ओके, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करते हैं। तो y माइनस y1 चूँकि x1 और y1 दिया है तो 0, और dy/dx का वैल्यू क्या आया है यहाँ से -1। चूँकि पॉइंट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम यहाँ पर अगर कुछ बच जाता तो x के बराबर यहाँ पर 1 पुट कर देते, y के बराबर 0 पुट कर देते, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट वैसे ही। अब x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको हल करिए तो y बराबर -x प्लस 1। तो इसको इस साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 1। y प्लस x बराबर 1, इसमें यही पहला वाला है, बी वाला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।